हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट लेक्चर में अपन ने मियोसिस को कंप्लीट किया था और उसके अलावा छोटे छोटे जो टॉपिक्स थे उनको भी डिस्कस कर लिया था। ओके, अब कुछ टॉपिक्स और बचे हैं। जैसे आज मैं 2-3 टॉपिक की बात करूंगा, इंपॉर्टेंट है, कभी कभार उनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए उनको छोड़ेंगे नहीं अपन। ठीक है, तो अपना आज का जो टॉपिक है पहला, वो है आपका रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल आपने देखो कंप्लीटली स्टडी किया है, तो अब सेल साइकिल के रेगुलेशन की बात करेंगे बेटा, कोशिका चक्र का नियमन। ठीक है, तो किस तरह से सेल साइकिल को अपन रेगुलेट करते हैं, कहां कहां रेगुलेशन होता है, क्यों जरूरी होता है, वो सारी बातें जो अपन यहां पर समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट कुछ पुरानी बातें आएंगी बेटा। कोशिका चक्र आपके एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं है बेटा, लेकिन इसलिए समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो जितना बताऊं उस पर ध्यान देना है। कोशिका चक्र आनुवांशिक रूप से नियंत्रित प्रक्रम होता है। आनुवांशिक रूप से मतलब जेनेटिकली, इसका मतलब जीन जो है वो इसको नियंत्रित करते हैं। अगला पॉइंट, प्रोटोओंकोजीन। कोशिका चक्र को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होती है। तो बेटा याद रखें, जो प्रोटोओंकोजीन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्मल सेल साइकिल प्रोग्रेशन के लिए जिम्मेदार है। जो प्रोटोओंकोजीन है बेटा, देखो किसको कूटलिखित करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटो ओंकोजीन जीन होती है बेटा, जीन में सूचनाएं होती हैं, तो ये जीन जो है अभिव्यक्त होकर ये बनाती हैं, इनसे जो कूटलिखित होगा वो होता है मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर प्रोटोओंकोजीन द्वारा कूटलिखित होते हैं, तो ये अभिव्यक्त होकर ये बनाएंगे। और जो मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर होते हैं बेटा, ये देखो निम्न प्रकार के होते हैं। साइक्लिन प्रोटीन तथा सीडीके। साइक्लिन प्रोटीन तथा सीडीके। सीडीके जो है उसका पूरा नाम होता है बेटा साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, तो क्या हो गए बेटा, ये एंजाइम हो गए। तो साइक्लिन प्रोटीन और सीडीके क्या है, ये प्रोटोओंकोजीन द्वारा कूटलिखित किए जाते हैं। अब ये जो है, ये दोनों ये मिलकर कोशिका चक्र का नियंत्रण करते हैं। कैसे करते हैं वो सारी बातें मैं अभी क्लियर करूंगा। ठीक है, साइक्लिन प्रोटीन बेटा विभिन्न प्रकार की होती हैं, लेकिन आपको प्रकार याद नहीं करने, सिलेबस में नहीं है। साइक्लिन ए, साइक्लिन बी, साइक्लिन डी और साइक्लिन ई। ओके, जो सीडीके हैं वो भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, उनको बोलते हैं CDC1, CDC2, CDC4, CDC20, CDC6, इस प्रकार से इनको नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो जो साइक्लिन प्रोटीन है ये बेटा ये होती है रेगुलेटरी प्रोटीन, इनको बोलते हैं अपन रेगुलेटरी प्रोटीन, जो सीडीके एंजाइम को सक्रिय करती हैं। सीडीके को
सक्रिय करती है। तो विशिष्ट प्रकार की साइक्लिन प्रोटीन विशिष्ट प्रकार के सीडी के एंजाइम को सक्रिय करेगी। वो एंजाइम सक्रिय होने के बाद अपने टारगेट के पास जाएगा, उसको एक्टिवेट करेगा, और इसी कारण कोशिका चक्र जो है वो आगे प्रोग्रेसिव होता जाता है। ठीक है, तो इन चीजों पे ध्यान देना बेटा, बहुत इजी है। मैं थोड़ा सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इस पे पूरा ध्यान देना आप। अब कोशिका चक्र का नियमन कैसे होता है, इसके जो फैक्टर हैं वो मैंने आपको बता दिए कि ये नियमन करने में सहायक होते हैं। अब अपन बात करेंगे कि कोशिका चक्र के नियमन में कौन कौन से चेक पॉइंट होते हैं। बहुत ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे आप जानते हो बेटा, कोशिका चक्र की बात करें तो उसमें ये फेज होती है, देखो जीवन, जीवन के बाद कौन आता है बेटा, एस के बाद G2 के बाद स्टार्ट होती है बेटा, आपको पता है एम फेज, है ना, डिविजन फेज। G2 के बाद डिविजन फेज, और एम फेज में आप जानते हो इसमें पहले आती है प्रोफेज, फिर आती है मेटाफेज, फिर आती है एनाफेज, और फिर आती है टीलोफेज। तो ये कोशिका चक्र में आने वाली जो स्टेज है उनका क्रम है। और आपको पता है बेटा, ये स्टेज एक विशिष्ट क्रम में ही घटित होती है। पहले G1 होगी, फिर एस होगी, फिर G2 होगी, फिर एम होगी। ऐसे नहीं कि पहले G2 होगी, फिर एस होगी, फिर G1 होगी, क्योंकि आपने जो घटनाएं एक्चुअली ये नाम तो अपन ने दिए हैं, लेकिन उनमें विशिष्ट घटनाएं हैं, वो घटनाएं उसी क्रम में घटित होंगी, तभी कोशिका चक्र जो है वो सही तरीके से पूर्ण होगा। इसलिए उन घटनाओं को नियंत्रित कौन कर रहा है कि पहले ये होगा, फिर रेप्लिकेशन होगा, फिर ये प्रक्रिया होगी, तभी आपका कोशिका चक्र जो है वो क्या होगा बेटा, सही तरीके से संपन्न होगा। अगर आगे पीछे हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए इन सबको नियंत्रित कौन करती हैं, साइक्लिन और सीडी के, जो क्या होंगी, विशिष्ट प्रावस्था में क्या होंगी बेटा, एक्टिव होंगी, और अपने जो फैक्टर्स हैं उनको भी क्या करेंगे, सक्रिय करेंगे। क्लियर ना। चलो बात करते हैं। तो यहां पर कुछ चेक पॉइंट होते हैं। चेक पॉइंट का मतलब जहां पर नियंत्रण किया जाता है, जहां पर रेगुलेशन किया जाता है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा यहां G1S, तो इसको अपन बोलते हैं G1S चेक पॉइंट। ठीक है, सबसे पहला चेक पॉइंट ये है, तो इसको अपन थोड़ा सा स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है बेटा यहां पर G2M, इसको बोलते हैं G2M चेक पॉइंट। उसके बाद अगला चेक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट, वो आता है मेटाफेज और एनाफेज के मध्य। ये रहा बेटा मेटाफेज टू एनाफेज चेक पॉइंट। तो यहां पर नियंत्रण को अपन समझेंगे कि यहां पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जाता है, यहां पर ये किस प्रकार से किन चीजों को नियंत्रित करती हैं। देखो ये चेक पॉइंट पूरा होगा तब जाके एस आएगी, फिर उसके बाद G2 अपने आप आ जाएगी, G2 के बाद एम कब आएगी, जब ये चेक पॉइंट आप कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो एक एक करके इनकी स्टडी करें। तो ये कुछ बिंदु थे, ये बनाने हैं, और एक बार ये बना देना कि ये चेक पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहला कौन सा होगा बेटा, G1S, सिंपल है, फिर G2M, उसके बाद मेटाफेज टू एनाफेज चेक पॉइंट। और ये अब बातें आपने लगभग स्टडी कर ली है। देखो मैं उनको लिंक करूंगा अब कोशिका चक्र से। देखिए बेटा, तो सबसे पहले G1S चेक पॉइंट, जिसको अन्य नामों से भी जानते हैं, इसको अपन स्टार्ट चेक पॉइंट भी बोलते हैं बेटा, इसको मेजर चेक पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इसको फर्स्ट चेक पॉइंट भी बोलते हैं। इसे रेस्ट्रिक्शन
चेक पॉइंट बोला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे पहले याद करो, अपन ने डिस्कस किया था कि जीवन प्रावस्था में जैसे ही सेल आती है तो वो डिसीजन ले लेती है, निर्णय ले लेती है कि मेरे को अब कोशिका चक्र में एंटर होना है। तो कोशिका चक्र में एंटर होने के लिए सेल को कौन सी फेज में आना पड़ेगा? जीवन में। तो जीवन में आते ही क्या हो गया बेटा? उसने डिसीजन ले लिया। अब जीवन के बाद एस में जाना है तो उस जीवन एस चेक पॉइंट को उसको क्रॉस करना पड़ेगा। उसके लिए साइक्लिन और सीडीके रेस्पॉन्सिबल होंगे। मैं जितना बता रहा हूं उस पर फोकस करना बेटा, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा अगर आएगा तो बिल्कुल सिंपल आएगा। तो यहां देखो, जीवन एस जो चेक पॉइंट है यह है जीवन एस साइक्लिन तथा सीडीके द्वारा प्रेरित किया जाता है। ठीक है बेटा। तो जीवन एस नाम जो साइक्लिन प्रोटीन यहां पर काम आएंगे, उनके ऊपर बोलते हैं जीवन एस साइक्लिन तथा सीडीके। तो ये क्या करेंगे? उसको प्रेरित करेंगे। देखो कैसे क्या होगा अब समझना, उसको मैं डायग्राम से समझाऊंगा। एक बेटा E2F फैक्टर होता है, थोड़ा कोशिश करना आप समझने की बेटा, तभी समझ में आएगा। E2F कारक, E2F कारक बेटा जीवन प्रावस्था में बनता है। किसमें? जीवन में बन जाता है। जीवन प्रावस्था में E2F कारक जो है, आपको कोई मतलब नहीं E2F कारक क्या होता है, बस मैं जो बता रहा हूं कॉन्सेप्ट पे, E2F कारक जीवन प्रावस्था में बन गया, ठीक है। लेकिन ये यहां पर होता है निष्क्रिय। क्या है? निष्क्रिय। लेकिन जैसे ही जीवन कंप्लीट होती है तो यहां पर आती हैं साइक्लिन तथा सीडीके। इनको क्या बोलेंगे? जीवन एस साइक्लिन तथा सीडीके। ये क्या करते हैं? इसके साथ अटैच होकर इसको कर देंगे सक्रिय। तो यहां पर बेटा देखो, जो E2F कारक है वो अब क्या हो गया? सक्रिय। और ये सक्रिय होते ही क्या करेगा बेटा? ये सक्रिय होते ही डीएनए प्रतिकृति को शुरू करता है। तो बेटा आप बताओ, डीएनए प्रतिकृति स्टार्ट हो गई तो कौन सी प्रावस्था आ गई? एस। तो हो गया ये जीवन एस चेक पॉइंट। तो उसके लिए E2F कारक का सक्रिय होना जरूरी है, जो किसके द्वारा सक्रिय किया जाता है? जीवन एस साइक्लिन एंड सीडी के द्वारा। बिल्कुल सिंपल है, ऐसे होते हैं चेक पॉइंट बेटा। तो देख लो, जीवन एस चेक पॉइंट अगर आपने क्रॉस कर दिया तो सेल एस प्रावस्था में आ गई। अब G2 में अपने आप चली जाएगी। उसके बाद फिर देखें, उसके बाद जो अगला चेक पॉइंट है वो कौन सा होगा? G2M चेक पॉइंट। ये रहा बेटा G2M। बिल्कुल सिंपल है बेटा। देखो कैसे क्या होगा, बस इतना ही समझना आपको। G2 से सेल को किस में जाना है? M फेज में, डिवीजन फेज में। तो यहां पर आएंगी इसको एक्टिवेट करने के लिए G2 साइक्लिन तथा सीडीके। वही G2 साइक्लिन सीडीके आएंगे, इसको एक्टिवेट कर देंगे, सेल किस में चली जाएगी बेटा? सॉरी, M फेज में, डिवीजन फेज में, प्रोफेज स्टार्ट हो जाएगी। और आपको पता है ये कारक क्या करते हैं? G2 प्रावस्था पूर्ण होने के बाद क्या स्टार्ट करवा देंगे? देखो, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। याद आया कुछ? कंडेंसेशन स्टार्ट, क्रोमोसोम जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा सेंट्रोसोम क्या करेगा बेटा? मूव करेगा अपने अपने ध्रुवों की ओर। तो ये चीजें हो रही हैं, इसका मतलब वो प्रोफेज में चली गई। तो चेक पॉइंट क्लियर हो गया। अब उसके बाद एक और है बेटा, तीसरा,
मेटाफेज टू एनाफेज चेक पॉइंट। ओके बेटा, मेटाफेज टू एनाफेज चेक पॉइंट। यहां देखो, अब समझें मेटाफेज टू एनाफेज चेक पॉइंट में क्या होगा। मेटाफेज में सेल है, उसको किस में जाना है, एनाफेज में। ये भी बताया था, याद करो बेटा। यहां पर भी कौन आएंगे बेटा, साइक्लिन एंड सीडीके। ये क्या करते हैं, साइक्लिन सीडीके मेटाफेज के दौरान एपीसी को एक्टिवेट कर देते हैं। और याद करो बेटा, एपीसी एक्टिवेट होते ही एनाफेज स्टार्ट हो गई। तो ये एपीसी याद आया कुछ, एपीसी कौन था, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या हो गया, एक्टिव। और ये एक्टिव होते आप बताओगे बेटा क्या करेगा, ये सेंट्रोमियर बाइंडिंग प्रोटीन को क्या करेगा, डिजोल्व करेगा, विघटित कर देगा। और डिजोल्व होते क्या हो जाएगा बेटा, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट। और जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेपरेट हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट। तो इस प्रकार से ये चेक पॉइंट आपका पूरा हो गया बेटा, बिल्कुल सिंपल था। तो इस तरह से 3 चेक पॉइंट होते हैं जहां पर कोशिका चक्र का रेगुलेशन किया जाता है। क्लियर, यहां तक की बात क्लियर बेटा, बिल्कुल सिंपल है। देखो, चेक पॉइंट को समझना जरूरी है, थोड़ा आपका रिवीजन हो गया, फेजेस के बारे में बता दिया। क्वेश्चन आए तो कर देना कि कौन सा चेक पॉइंट किसके बाद कौन सा चेक पॉइंट जो है वो प्रारंभ होगा। क्लियर है फंडा, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलें, ये कॉपी में नोट कर लेना, उसके बाद अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अगला टॉपिक है आपका, वो भी छोटा सा टॉपिक है बेटा, कुछ स्पेशल टाइप के गुणसूत्र हैं जिनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब अपन बात करते हैं अगले टॉपिक की, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कभी कभार क्वेश्चन आता है। स्पेशल क्रोमोसोम्स। ओके, यानी को बोलते हैं अपन बेटा जाइंट क्रोमोसोम्स। अभी समझाते हैं। जाइंट, जाइंट का मतलब होता है जो बड़े होते हैं, महागुणसूत्र। और ये बेटा सामान्यतया नहीं पाए जाते, कुछ विशिष्ट जीवों में ही ये देखे गए हैं। तो ये अनयूजुअल क्रोमोसोम है, अनयूजुअल गुणसूत्र। ठीक है, तो इनकी बात करें तो जो ये अनयूजुअल या जाइंट क्रोमोसोम होते हैं बेटा, ये निम्न 2 प्रकार के होते हैं। एक तो पहला अपन अध्ययन करेंगे पॉलीटीन क्रोमोसोम, और दूसरा है बेटा लैंप ब्रश क्रोमोसोम। ओके, पॉलीटीन क्रोमोसोम तथा लैंप ब्रश क्रोमोसोम। तो एक एक करके इनके बारे में अपन बेटा पॉइंट्स लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं पॉलीटीन क्रोमोसोम। ठीक है, ये भी मेंशन कर लो, उसके बाद पॉलीटीन को स्टार्ट करूंगा। पॉलीटीन गुणसूत्र, देखो नाम से पता लग रहा है पॉलीटीन, पॉली मतलब अनेक, टीन मतलब धागे समान संरचनाएं। तो यहां क्या होता है इसमें, देखो क्या मैं डायग्राम समझाऊंगा, मैं फिर कह रहा हूं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान देना, आपको ज्यादा इसमें माथाफोड़ी नहीं करनी। इसमें क्या होगा, इस प्रकार से ये, जैसे ये एक गुणसूत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, इसमें एक और आ गया, ये आपस में क्या है, देखो आपस में जुड़े हुए हैं।
इसको बोलते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम। इसमें अनेक क्रोमोनिमा होती हैं जो एक ही केंद्र पर जुड़ी होती है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रोमोनिमा को। और ये सारे एक ही सेंटर पर, ये कॉमन सेंटर है, देखो बीच में इस पे जुड़े हैं, तो सारे गुणसूत्र एक साथ जुड़ गए, तो इसको क्या बोलोगे? पॉलीटीन गुणसूत्र। क्या बोलेंगे? पॉलीटीन गुणसूत्र। साइज में बहुत लंबे होते हैं, सारी बातें करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट खोज की थी इसकी, खोजकर्ता। बालबियानी, ये साइंटिस्ट है बेटा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। बालबियानी वैज्ञानिक ने इसको खोजा था, नाम खोज का श्रेय इसको देंगे अपन, यही पूछा जाता है। अगला पॉइंट, जो पॉलीटीन गुणसूत्र होते हैं बेटा, ये डिप्टेरन कीटों के लार्वा की लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं। ये कुछ कीटों में पाए जाते हैं, कुछ कीटों में पाए जाते हैं, और वो भी देखो किसमें? डिप्टेरन्स में। जनरली किसमें? डिप्टेरन्स। ये समूह है कीटों का, डिप्टेरन्स, कीटों के लार्वा की लार ग्रंथियों में देखे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसमें अनेक क्रोमोनिमा पाई जाती हैं, जो एक सामान्य केंद्र पर जुड़ी होती है। ठीक है बेटा, वेरी सिंपल। अगला पॉइंट, ये जो पॉलीटीन गुणसूत्र है बेटा, इनकी लंबाई काफी होती है। जैसे ड्रोसोफिला के पॉलीटीन गुणसूत्र की लंबाई, ड्रोसोफिला नाम सुना है बेटा? कीट है ड्रोसोफिला। के पॉलीटीन गुणसूत्र की लंबाई होती है बेटा, यहां याद रखना, लंबाई 2000 माइक्रोमीटर तक होती है, तो काफी लंबाई है। इनका निर्माण बेटा एंडो डुप्लीकेशन के कारण होता है, थोड़ा याद रख लेना इसको। एंडो डुप्लीकेशन के कारण बनते हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये डायग्राम बना रखा है, इसमें ये जो क्रोमोनिमा है बेटा, देखो ये क्रोमोनिमा, इसको मैं थोड़ा एनलार्ज कर रहा हूं समझाने के लिए ये भाग। तो इसको जब वैसे माइक्रोस्कोप से देखोगे तो क्या कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, समझें। इसमें आपको कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। गुणसूत्र है बेटा, इसमें क्या है? डीएनए कंडेंस फॉर्म में है, ये डीएनए कंडेंस फॉर्म में होता है। तो यहां देखो ये रीजन फूला हुआ है, ये फूला हुआ रीजन है, और ये जो है ये फूला हुआ रीजन नहीं होता। तो बीच बीच में कुछ रीजन क्या है बेटा? फूला हुआ रीजन है। तो इसको अपन बोलते हैं पफ्ड रीजन, फूला हुआ भाग, पफ्ड रीजन, या बोल दो फूला हुआ भाग। और ये होता है बेटा नॉन पफ्ड भाग। ठीक है, अब जो काम की बात है उस पर ध्यान देना आपको। जो पफ्ड रीजन है बेटा, ये देखो पफ्ड रीजन, यहां पर ये देखो जो रिंग दिखाई दे रही है आपको, ये इस प्रकार से डीएनए की जो कुंडलियां हैं, ये रिंग, इनको अपन बोलते हैं बालबियानी रिंग, बालबियानी वलय, बालबियानी रिंग होती है। तो इनमें बालबियानी रिंग पाई जाती है। बालबियानी रिंग जो है वहां पर याद रखना बेटा, आरएनए
तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ये आपको याद रखना है। तो बालबियानी रिंग कहां पाई जाती है बेटा, देखें बड़े ध्यान से समझें इसको। बालबियानी रिंग जो है वो पोलिटीन गुणसूत्र में पाई जाती है, जहां पर बालबियानी रिंग में क्या हो रहा है बेटा, आरएनए और प्रोटीन का क्या हो रहा है, संश्लेषण हो रहा है। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, वो भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है बेटा कि बालबियानी रिंग जो है वो किसमें देखने को मिलती हैं, पोलिटीन क्रोमोसोम में, और कहां पर होंगी, पफ्ड रीजन में। और बालबियानी रिंग जो है आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होती है। बस ये 2 पॉइंट याद रखने, आएगा तो ये आएगा, नहीं पूछेंगे। और पोलिटीन गुणसूत्र किसका लक्षण है, ये कुछ कीटों में पाया जाता है, डिप्टेरियन में, जैसे ड्रोसोफिला हो गई। ठीक है, तो ये आपको मेंशन करना है। क्लियर, मिटा दो इसको। अब इसके बाद अपन बात करेंगे बेटा, अगला जो टाइप है वो है लैंप ब्रश क्रोमोसोम। तो अगला टाइप बात करें, लैंप ब्रश गुणसूत्र। ठीक है बेटा जी, लैंप ब्रश गुणसूत्र बिल्कुल इजी है। देखो ये लैंप को, लैंप देखा आपने बेटा, लैंप को साफ करने वाले ब्रश, जो ब्रश होता है जिससे अपन उसको साफ करते हैं, ब्रश के समान दिखाई देते हैं। सिंपल स्टेटमेंट देते हैं, दिखाई देते हैं। कैसे, देखो लैंप का ब्रश देखा होगा बेटा, जो मेन सेंटर है उसके साथ कुछ लेटरल पार्श्व लूप होती हैं, जिससे अपन लैंप की का अंदर वाले कांच की सफाई करते हैं। इस प्रकार से होता है। ये सेंट्रल एक्सिस है बेटा, और यहां से इस तरह से लूप निकली होती है, तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, और ये गुणसूत्री है बेटा, लेकिन देखो यहां पर कुछ भाग जो है वो वहां पर इस तरह से लेटरल लूप पाई जाती है, ये लेटरल लूप। तो ये तो हो गया मेन एक्सिस, और ये होगी आपकी लेटरल लूप। तो देखो कैसा दिख रहा है आपको, लैंप को साफ करने वाले ब्रश की तरह। और जो लेटरल लूप होती है, बस इंपॉर्टेंट बात यही है, यहां पर डीएनए अनकोइल्ड फॉर्म में होता है, तो यहां पर आरएनए तथा प्रोटीन का निर्माण होता है। बस कुछ पॉइंट्स है, मैं लिख देता हूं यहां पर, स्ट्रक्चर हो ही गई है। ये गुणसूत्र शार्क, बेटा शार्क नाम सुना है आपने, उभयचर सरीसृप, उभयचर सरीसृप जो रेप्टाइल होते हैं बेटा, ठीक है, तथा पक्षी के प्राथमिक अंडकों, प्राथमिक अंडकों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल याद रहे तो एग्जाम्पल याद रख लेना। क्लियर बेटा, तो ये थोड़े से पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं, इसमें ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बता रहा हूं उतना याद रखना। एक पॉइंट और देख लो, इसमें जो लैंप ब्रश गुणसूत्र है
उनमें पार्श्वीय जो लेटरल लूप होती है बेटा, इंग्लिश लिख देते हैं, लेटरल लूप आरएनए तथा प्रोटीन निर्माण स्थल होते हैं। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट काम, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही काम करते हैं बेटा। ठीक है, और इसके अलावा कोई बातें याद नहीं रखनी, जितना बताया है वो स्टेटमेंट देखने, क्योंकि ये कभी कभार क्वेश्चन आते हैं, लेकिन छोड़े नहीं अपन ने बेटा, इनको भी कवर कर लिया है। ओके, तो ये बात होगी आपकी लैम्ब्रस क्रोमोसोम की। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और बता रहा हूं इस यूनिट का, वो है गुणसूत्र का ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। किस प्रकार गुणसूत्र बनते हैं, आधी बातें हो चुकी हैं लगभग, लेकिन एक बार मैं उसको फ्लो चार्ट में बना देता हूं उस डायग्राम में, ताकि आपके पुराने कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, इसको मेंशन कर लेना। क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, गुणसूत्र का जो संगठन होता है बेटा, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, और केवल डायग्राम से, है ना, केवल डायग्राम से बात करेंगे, इसमें कुछ लिखना नहीं है आपको, क्योंकि सारी पुरानी बातें हैं। तो आप बताओ बेटा, गुणसूत्र जो है आप जानते हो डीएनए की टर्सरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, डीएनए से ही गुणसूत्रों का निर्माण होता है। तो ये लोग कहानी शुरू करते हैं डीएनए से। ये देखो बेटा, और जो पॉइंट से मैं जो बता रहा हूं उसको समझना। डीएनए आप जानते हो बेटा डबल स्टैंडर्ड होता है, 2 रज्जु होती है। और डीएनए, ये जो डीएनए है, इसका जो व्यास है डायमीटर कितना होता है बेटा, 2 नैनोमीटर, बहुत ही थिन है ये आपको लाइट माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इसका व्यास बहुत कम है, 2 नैनोमीटर। फिर ये क्रोमेटिन के साथ बंधित होगा, क्रोमेटिन में बदलेगा किससे, स्टोन प्रोटीन के साथ बंधित होकर। देखो अब कौन आएंगे बेटा यहां पर, हिस्टोन आती है न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में। तो बताओ आप, ये सब बातें कर रखी हैं अपन ने। ये इस तरह से ये न्यूक्लियोसोम बनेंगे, ऑक्टामर बनेंगे, जिनके चारों ओर ये डीएनए जो है वो लिपट जाएगा। देखो डीएनए इस तरह से इनके चारों ओर लिपटा। तो आप बताओ बेटा, लिपटेगा तो ये क्या बना, ये क्रोमेटिन फाइबर बना, क्रोमेटिन तंतु बन गया। और जो क्रोमेटिन तंतु है उसमें ये गोल गोल संरचनाएं किसको प्रदर्शित कर रही है बेटा, न्यूक्लियोसोम को। सब बता रखा है न्यूक्लियोसोम। अब इसका जो व्यास है बेटा, ये डायमीटर इसका ये हो गया 10 नैनोमीटर, लगभग 10 नैनोमीटर के व्यास का हो गया। ये पहले से और थिक हो गया, लेकिन ये फाइबर बिल्कुल सीधा है अभी। ठीक है, न्यूक्लियोसोम बिल्कुल लाइन में अरेंज है। ये फिर क्या करेगा, ये फिर कोइलिंग में जाएगा। इसमें क्या होगी, कोइलिंग होगी, और ये सोलिनोइड फॉर्म में जाएगा बेटा। किसमें, सोलिनोइड फॉर्म, इसको बोलते हैं सोलिनोइड फॉर्म। कैसे, इसमें देखो ये जो आपके न्यूक्लियोसोम है बेटा, ये ऐसे 3 ऐसे 3 ऐसे, मतलब 6 के सेट में घूमेंगे। मतलब इसकी फर्दर, जैसे ये धागा है, इसको आपको कोइल करना है तो फोल्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ जो फोल्डिंग हो रही है सोलिनोइड फॉर्म में हो रही है, तो ये 6 के सेट में न्यूक्लियोसोम घूमेंगे इस तरह से, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से 6 के सेट में ये न्यूक्लियोसोम आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, ये इस तरह से कोइल हो जाएंगे। बस जितना समझा रहा हूं उतना समझना बेटा, क्योंकि डायग्राम से ऐसे समझ में आएगा। इसमें डीएनए है ना बेटा, तो इस तरह से और ये क्या हो गया, और कोइल हो गया। तो यहां जो डायमीटर है वो और इंक्रीज हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा लगभग
ये हो गया आपका लगभग 200 या 100 to 300 नैनोमीटर। समझना बेटा, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये जो डायमीटर है वो क्या हो गया बेटा, और इंक्रीज हो गया। ये 100 से 300 नैनोमीटर के फॉर्म में चला जाएगा। 10 था, 6 के सेट में आए तो डायमीटर और इंक्रीज होगा। बात को समझ रहे हो ना बेटा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 100 300 तो अपन यहाँ 300 मेंशन कर देते हैं। ये 300 नैनोमीटर के फॉर्म में, तो थिकनेस ज्यादा हो गई। सॉरी, पहले देखो इसकी बात कर रहे हैं ना अपन, ये 300 में अभी जाएगा। यहाँ अगर मैं इसको केवल इसकी बात करूं 6 के सेट की बेटा, ये केवल 6 के सेट में है अभी, देखो ये 6 के सेट में, तो इसका डायमीटर तो केवल कितना है, 30 नैनोमीटर है। फिर वो ये वापस कोयल होगा तो 300 में जाएगा। लेकिन अभी केवल यहाँ की देखो, ये क्वेश्चन नहीं आते हैं यहाँ से, केवल कॉन्सेप्ट है ये 30 नैनोमीटर की फॉर्म में आ गए। देखो पहले डीएनए 2 नैनोमीटर का व्यास था, फिर 10 नैनोमीटर, फिर अब 30 नैनोमीटर, मतलब कोयलिंग होती जा रही है, पैकेजिंग होती जा रही है। और ये 30 नैनोमीटर की फॉर्म में क्या होता है बेटा, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो गए। फिर उसके बाद ये और कोयलिंग करेगा और सुपर कोयलिंग करेगा बेटा। और कोयलिंग के बाद देखो इस तरह से ये जो आपको दिख रहा है, अब ये वापस कोयलिंग करके इस तरह से कोयल होगा बेटा, और इस तरह से कोयल करके इसका जो व्यास है और इंक्रीज हो गया बेटा, ये हो गया 300 नैनोमीटर। ठीक है, बताया था ना 300 पे चला गया। अब उसके बाद में ये जो हो रहा है, इसमें बेटा सहायक होती है आपकी नॉन स्टोन प्रोटीन। यहां पर अब कौन आना स्टार्ट होगी बेटा, NHC प्रोटीन, जो उच्च स्तरीय पैकेजिंग करती हैं। अब आप क्रोमोसोम की फॉर्म में आ गए, उच्च स्तरीय पैकेजिंग। जब डिवीजन स्टार्ट होगा तो आपको पता है क्रोमेटिन फाइबर जो है वो क्रोमोसोम में बदलेगा, नॉन स्टोन प्रोटीन आएंगे उच्च स्तरीय पैकेजिंग के लिए। अब ये क्रोमोसोम की फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगा बेटा। कौन सी फॉर्म में, क्रोमोसोम की फॉर्म में। पहले 300 नैनोमीटर का फोल्डिंग करेगा, फिर और ज्यादा कंडेंस होगा। तो देखो बेटा फाइनली मेटाफेजिक क्रोमोसोम की बात करें तो देखो ये मेटाफेजिक क्रोमोसोम, याद करो सब बता रखा है आपको। इस तरह से ये और ज्यादा क्या हो गया, बस समझाने का है, थोड़ा सा क्रोमोसोम बताना था और अपने डायग्राम बनाया था बेटा। देखो इस तरह से कंडेंस होता जा रहा है। और ये मेटाफेजिक क्रोमोसोम आपको पता है इसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड होता है, ये हो गया आपका मेटाफेजिक क्रोमोसोम। तो अब बेटा आप ही बताओगे मुझे ये क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें देखो इसका और कंडेंसेशन होगा। तो ये जो एक है ये 700 नैनोमीटर का व्यास है इसका भी 700 नैनोमीटर का। तो पूरे क्रोमोसोम का व्यास कितना हो गया बेटा, 1400 नैनोमीटर। इसका मतलब अब ये जो मेटाफेजिक गुणसूत्र है, मेटाफेजिक क्रोमोसोम जो है ये क्या होगा, अब विजिबल हो जाएगा। लाइट माइक्रोस्कोप में इसको आप आसानी से देख सकते हो, क्योंकि इसका व्यास क्या हो गया, काफी अधिक हो गया। बात को समझ रहे हो बेटा। ऑर्गेनाइजेशन को बस मैंने हल्का सा आपको इसलिए बताया है कि बस ये क्लियर हो जाए। तो देखो ये गुणसूत्र का ऑर्गेनाइजेशन हो गया। पहले डीएनए अकेला था, स्टोन के साथ आया, क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म में आया न्यूक्लियोसोम, तो ये न्यूक्लियोसोम मॉडल हो गया, ये सोलेनॉइड मॉडल हो गया, 30 नैनोमीटर की फॉर्म में आ गया। फिर 300, ये कब होगा, इसके बाद वाला प्रोसेस होगा डिवीजन फेज में। इससे पहले ये न्यूक्लियस में था, अब ये डिवीजन फेज में ये मेटाफेजिक गुणसूत्र के रूप में आपको दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा। और ये फुली कंडेंस है, तभी तो गुणसूत्र का अध्ययन किसमें करते हैं अपन, मेटाफेज में। तो ये बात होगी आपकी क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन की। क्लियर बेटा। तो बस ये टॉपिक बचे हुए थे जो मेरे को कंप्लीट करवाने थे। अब आपका जो सेल बायोलॉजी सेकंड वाली जो यूनिट है वो आपकी कंप्लीट हो गई। क्लियर। तो इतना ही कंटेंट था जो आपको मैंने बता दिया है। अब आपका एक मॉड्यूल सॉल्यूशन करवाना है, वो अपन मॉड्यूल सॉल्यूशन के नाम से अलग से लेक्चर डाल देंगे, इसमें मॉड्यूल के क्वेश्चन अपन सोल्व करवा देंगे। ठीक है, लेकिन मैंने सारा कंटेंट करवाया बेटा। एनसीईआरटी के अलावा बहुत सारी बातें बताई हैं, उनको ऊपर भी फोकस करना, ताकि बाहर से जो क्वेश्चन आए वो आपके गलत ना हो। ठीक है, 99% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, लेकिन कई बार 1-8% क्वेश्चन जो है इधर उधर के वो डिजाइन कर देते हैं। लेकिन पहले एनसीईआरटी पे फोकस करना है, फिर इधर उधर की बातों पे फोकस करना है। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको रीड करनी है बेटा, विद लॉजिक, बस और कुछ नहीं करना कि हर स्टेटमेंट का क्या लॉजिक है, क्या मीनिंग है, क्यों, क्या, कैसे। ये आपकी नीट का कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है, लेकिन याद होना जरूरी है। देखो सेल साइकिल एक छोटा सा टॉपिक तो था, लेकिन आप सोचो, दिमाग लगाओ, इतनी सारी फेजेज आई, माइटोसिस, मियोसिस, ये फेज, वो फेज, कौन कौन सी घटनाएं हुई, उनसे क्वेश्चन बनाएगा। तो बेटा सबकी मेमोरी सेम थोड़ी ना होती है।
किसी को याद रहता है, किसी को नहीं रहता। जो ज्यादा रिवीजन करेगा, जो मन से पढ़ता है, जो पूरा दिमाग कंसंट्रेट करके पढ़ेगा, उसको याद रहता है। बाकी तो बहुत सारे कलाकार होते हैं जो पढ़ाई करते हैं लेकिन वो रिवीजन नहीं करते, ध्यान नहीं देते लेक्चर पे, इसलिए भूल जाते हैं। अब आपको मैं बोलूं कि क्रॉसिंग ओवर, आप सीधा बोलोगे पैकाइटिन, दिमाग ही नहीं लगाना। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर का विघटन किसमें होता है? एनाफेज में होता है, दिमाग ही नहीं लगाना। समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण, तो सीधा आपके दिमाग में आएगा मियोसिस में होता है। मियोसिस में किसमें? एनाफेज फर्स्ट में। तो इस तरह से आपको ये चीजें याद रखनी ही पड़ेंगी, तभी फटाफट आंसर होंगे आपके। ओके, ऑल द बेस्ट।